स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के जो केमिस्ट्री पार्ट है आपके, उसमें 7 चैप्टर पढ़ रहे थे। परमाणु सिद्धांत, तत्वों का वर्गीकरण व गुणधर्म, ये पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि परमाणु क्या होता है, कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में बताया था। सबसे पहले बताया था आपके डोल्टन ने, उसके बाद में थॉमसन के बाद में रदरफोर्ड, फिर मैक्सवेल और फिर नील्स बोर ने। इन सब ने बताया था और हमने कल डिटेल से इनको पढ़ भी लिया था। तो जैसे जैसे मतलब कि जो परमाणु की संरचना स्पष्ट हो रही थी, वैसे वैसे तत्वों की भी खोज हो चुकी थी। मतलब 1800 तक, 1800 ईस्वी तक आपके 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। और उसके बाद में 1865 ईस्वी तक आपके 65 तत्वों की खोज हो चुकी थी। 65 तत्वों की खोज हो चुकी थी। अब अभी जो वर्तमान में है आपके, जो IUPAC है संस्था है, इसके अनुसार और NCERT के अनुसार आपके 118 तत्व हैं जिनकी खोज हो चुकी है। अब 118 तत्व हो गए। अब जैसे 1865 तत्व थे, अब इनको इनके रासायनिक गुणधर्म और जो भौतिक गुणधर्म थे, इनको मतलब एक जगह रखना और भी कठिन हो गया था। तो इनके लिए एक जो सारणी टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इम्प्रूव किया, वैसे वैसे टेबल है बना, सब ने अपनी अपनी टेबल दी। और अब सबसे पहले टेबल दी थी आपके जो डोबेराइनर ट्रिक। डोबेराइनर ने एक ट्रिक दिया था, मतलब जो तीन तत्वों की टेबल बनाई थी। तीन तत्वों की टेबल बनाई थी। उसने ये कहा था कि कोई भी 3 तत्व हैं, जैसे कि 1 2 ये 3 तत्व हैं अलग अलग, ABC मान लेते हैं, ये 3 तत्व हैं। अब इनके जो बीच वाला तत्व है, इसका मान आपके जो बाहर वाले तत्व हैं इनके योग का आधा होगा। जो इनके परमाणु भार हैं, इन दोनों के परमाणु भार हैं, उनके योग का आधा बीच वाले तत्व के आपके भार होगा। ठीक है। अब परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार होता है आपके जो परमाणु भार आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्लस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है, इन दोनों की संख्या होती है, उनको परमाणु भार कहते हैं। ये हो गया। अब जैसे कि दोबारा अंतरिक्ष दिया था, एक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये दिया था। अब इसमें ये कहा था, इसका जो परमाणु भार है वो आपके 7 था और इसका था 39। अब इसके अनुसार ये होता है कि जो बाहर वाले जो दोनों तत्व हैं, इनके योग का आधा परमाणु भार इसका होगा। तो देखो 39 + 7, ये हो गया आपके 46। अब इसका आधा कर दिया, कितना है? 23। तो इसका परमाणु भार है आपके 23। परमाणु भार 23 है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, इन दोनों में फर्क होता है। जैसे कि इसका परमाणु क्रमांक 3 है आपके, लेकिन इसका परमाणु भार 7 है। इसका परमाणु क्रमांक 11 है और इसका परमाणु भार आपके 23 है। इस प्रकार इन सब का अलग अलग होता है। ठीक है। अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं। अब देखो, ये लैंग्वेज के रूप में डोबेराइनर ने, इन्होंने 3 तत्वों का एक समूह बनाया जिसके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म समान थे, और इसी को ही डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। और इनके त्रिक नियम में यह था कि जो इनके मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष दो जो ऊपर और नीचे परमाणु थे, उनके भार का लगभग आधा होता है। अब देखो, एक टेबल दे रखी है, वो टेबल देखो, टेबल आपके स्क्रीन पे आ गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, इनकी कुछ कमियां भी थी। कमियां ये थी कि ये जो ट्रिक था वो केवल कुछ ही तत्वों पर लागू हुआ था, और बाद में आगे चलकर ये जो सारणी थी वो अनिर्पक्त रही, और इन्होंने केवल 3 ही ट्रिक दिए थे, वो हमने सारणी में भी देख लिए थे।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं न्यूलैंड के जो अष्टक नियम थे उसके बारे में। मतलब जो पहली जो सारणी दी थी वो दी थी आपके डोबेनायर ने, उन्होंने त्रिक नियम दिया था। उसके बाद में जब इन्होंने दी जो ये सारणी दी, अष्टक नियम दिया था अपना, तब तक आपके 65 तत्वों की खोज हो चुकी थी 1865 में। इन्होंने ये जो अष्टक नियम दिए थे वो 1865 में दिए थे, 1865 में। और तब तक आपके 65 जो तत्व थे खोजे जा चुके थे, 65 तत्व खोजे जा चुके थे। और इन्होंने इन तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक टेबल में लिखा था। परमाणु भार बढ़ रहा था, जैसे कि इन्होंने अपनी टेबल में बताया कि जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर नियोन को छोड़ दिया, और फिर सोडियम। अब इन्होंने ये कहा था कि मतलब जैसे ही अष्टक नियम का मतलब ये है कि जैसे ही 7 के बाद में जो 8वां तत्व आएगा वो आपके पहले जैसा होगा। इनके अनुसार लिथियम और सोडियम, इन दोनों के जो रासायनिक और भौतिक गुण थे वो दोनों समान थे। इस प्रकार इन्होंने समझाया। जो इन्होंने जो फ्लोरीन यहाँ बीच में छोड़ा है, इसकी खोज बाद में हुई थी, 1865 के बाद में हुई थी। जब इन्होंने अष्टक नियम दिया था तब नियोन की खोज नहीं हुई थी, उसके बाद में नियोन की खोज हुई थी। तो ये हो गया। फिर इन्होंने काफी हद तक कोशिश की, लेकिन कैल्शियम तक पहुंचने के बाद में इनका ये प्रयोग आगे नहीं चल सका। तो अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में देखते हैं। अब देखो न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, और इनके अनुसार 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं, और इसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। जैसे कि हमारे भारत में जो सारेगामा पधनिसा 7 स्वर होते हैं, वैसे ही देखो जैसे सा, र, ग, म, प, ध, नि, सा, ये देखो 7 स्वर हैं। ये 7 स्वर हैं। अब देखो 7 स्वर के बाद में ये पहले वाला फिर से आ रहा है, तो इसी के अनुसार मतलब जो अष्टक नियम है कि जो पहला है वो 8वें के समान है, इससे हम समझ सकते हैं। अब देखो इसकी भी कुछ कमियां रही थी कि यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, और कैल्शियम के बाद में यह नियम लागू नहीं हुआ था। अब देखो इसकी सारणी देखो, आप समझ सकते हो सारणी से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। जो सारणी बनाने का सबसे पहले जो सिस्टमेटिक तरीके से जिसने सारणी बनाई थी वो सबसे पहले इन्होंने बनाई थी, मेंडलीव ने। अब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी। इन्होंने जो अभी हमने पढ़ा था कि जो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम ने जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, उन्हीं को आधार मानकर इन्होंने सारणी बनाई। अब इन्होंने सारणी बनाने से पहले एक फलन दिया, आवर्ती फलन दिया। इन्होंने कहा कि जो गुणधर्म होते हैं वो तो उनके रासायनिक जो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये इन्होंने कहा था। अब इन्होंने सारणी बनाई तो इस प्रकार बनाई, ये सारणी है। अब इन्होंने वर्ग और क्षैतिज मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो। अब ऊर्ध्वाधर तो हो गए, ये हो गए ऊर्ध्वाधर, और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें थी उनको तो इन्होंने कहा कि ये है वर्ग, ये वर्ग है। और जो क्षैतिज लाइनें थी इनको इन्होंने कहा कि ये आवर्त हैं, और इन्होंने वर्ग बनाए थे आपके 8 वर्ग बनाए थे, और 6 आवर्त बनाए थे। और इन्होंने बीच में कुछ जगह भी छोड़ी थी, मतलब उनके बीच में कुछ जगह भी छोड़ी थी। और इन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि मतलब यहाँ बाद में तत्व मिलेंगे, और सेम वैसा ही हुआ, और बाद में वहां पर तत्व भी मिले। अब जैसे कि इन्होंने शून्य वर्ग भी छोड़ा था एक,
शून्य वर्ग, बीच में शून्य वर्ग भी छोड़ा था, मतलब सारणी में शून्य वर्ग भी छोड़ा था, अभी हम सारणी में देखेंगे। और जो इन्होंने ये वर्ग बनाए थे, वर्ग में दो उपखंड भी बनाए थे, ए और बी, ए और बी दो उपखंड भी बनाए थे। अब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो मेन सिद्धांत था वो देखते हैं क्या था। अब देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा तथा इनके आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार, परमाणु के आवर्ती फलन होते हैं, ये बताया था। मेंडलीव ने आवर्त सारणी के तत्वों को दो भागों में बांटा, एक क्षैतिज पंक्तियां और एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किया। अब देखो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को उसने कहा कि वर्ग है और वर्ग की संख्या बताई 8, और क्षैतिज पंक्तियों को उसने कहा आवर्त और आवर्त की संख्या बताई 6। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। अब देखो इनके मुख्य बिंदु, पहला बिंदु है कि मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। दूसरा है इन्होंने एक ही प्रकार के भौतिक व रासायनिक गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा और आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया, जो बाद में सही साबित हुआ। अब हम देखते हैं इसकी कमियां, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखो इसकी देखते हैं कमियां ये थी कि सबसे पहली कमी तो ये थी कि ये हाइड्रोजन को स्थान ही नहीं दे पाया था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें। और दूसरी कमी ये थी कि कुछ स्थान पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया। अब जैसे बढ़ते क्रम का पालन आयोडीन है, अब आयोडीन का था 126.9 परमाणु भार था, और इसके बाद था टेल्यूनियम, इसका था आपके 127.6 ये था। अब इस टेल्यूनियम को बाद में रखना था, लेकिन इसने क्या किया, इसको आयोडीन से इसे पहले ले लिया, तो ये परमाणु भार का जो क्रम था वो इसने तोड़ दिया, क्योंकि जो इसके गुण थे वो इस वर्ग से नहीं मिल रहे थे, इसलिए इसको आगे लिख दिया, ये हो गया। फिर समस्थानिक को स्थान नहीं दे पाया। समस्थानिक ये होते हैं कि जो किसी भी जो तत्व के हैं उनके परमाणु क्रमांक तो बराबर होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन परमाणु भार उनका अलग अलग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, परमाणु क्रमांक तो 1 है, लेकिन इसके जो समस्थानिक है वो 3 है। अब ये हाइड्रोजन को, इनके जो समस्थानिक हैं बाकी के, इनको भी ये स्थान नहीं दे पाया। जैसे ये हो गया, जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन 1, कार्बन 2, ये हो गया, इनको भी ये स्थान नहीं दे पाया। और चौथी कमी ये थी कि कुछ समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में रख दिए और कुछ असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में डाल दिए। अब देखते हैं हम इसकी सारणी, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो मेंडलीव की सारणी आपके स्क्रीन पे आ गई है। अब देखो इसमें अभी हमने बात की थी कि इसमें जो हाइड्रोजन है, इसने हाइड्रोजन का स्थान बताया नहीं था कहाँ पर है, ठीक है। और अब जो इनमें आयोडीन और टेल्यूरियम थे, इनका भी जो परमाणु क्रमांक है, जो परमाणु भार के आधार पर इन्होंने जो सारणी बनाई थी उसका नियम भी इसने तोड़ दिया था। देख सकते हो अब आयोडीन और जो टेल्यूरियम है उसकी जगह चेंज कर दी थी, क्योंकि इसके जो गुण थे वो मिल नहीं रहे थे। और इसी के साथ ही इसने कुछ जगह रिक्त भी छोड़ी थी, जैसे कि एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था। और इसके बाद में ये चीज इनके सही भी साबित हुई थी, और बाद में इनकी जगह जैसे एका बोरेन की जगह स्केडियम जो धातु है वो मिली थी, और आपके एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम मिला था, और एका सिलिकॉन की जगह आपके जर्मेनियम मिला था। ये चीजें हुई थी। अब आप इस सारणी को देख सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद में हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी आपके जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसका विस्तृत रूप है, मतलब उसका उसमें कुछ करेक्शन करके बनाई हुई सारणी है। जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी वो थी आपके परमाणु भार पर, उन्होंने परमाणु भार को आधार माना था और सारणी बनाई थी। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी वो आपके बनाई थी हेनरी मोजले ने। मोजले ने मतलब इसने मध्य में बना दी थी, क्योंकि सारी सारणी तो जो मेंडलीव ने बनाई थी, और लेकिन
ये मोजले का मतलब ये है कि इसने मौज मौज में मजे मजे में सारणी बना दी थी, क्योंकि इसने बनाई तो थी नहीं, केवल जो उसमें करेक्शन किए थे। ये बनाई थी आपके 1913 में, इन्होंने 1913 में ये आधुनिक आवर्त सारणी बना दी थी। और इनका जो आधार था वो था आपके परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, इन्होंने कहा था कि जो तत्व के जो रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो इसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक के आधार पर उनकी जो रासायनिक और जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो वापस रिपीट होते हैं, ये बताया था। और इसी के साथ में फिर आपके ये जो आवर्त सारणी है, आपके जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मेंडलीव की विस्तृत सारणी है। मतलब उसी का ही कोई रूप है। और इसी के साथ में जो आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें अलग अलग ब्लॉक थे और इन्होंने भी ऊर्ध्वाधर स्तंभ बताए थे अपनी सारणी में। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को इन्होंने वर्ग कहा था और इन्होंने जो वर्ग की संख्या थी वो चेंज कर दी थी। इन्होंने वर्ग 18 बना दिए थे, वर्ग 18 दे दिए थे। और 37 पंक्तियां जिनको आवर्त कहते हैं वो आपके 1 से 7 तक ही रखी, 1 से 7 तक ही रखी। ये इन्होंने सारणी बनाई थी आपकी इस प्रकार। इस प्रकार सारणी बनाई थी। और इसी के साथ में इन्होंने ये भी बताया था कि जो यहाँ पे इन्होंने वर्ग एक आएगा आपके लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड उनकी सारणी है कि आपके इसके जस्ट नीचे बनाई, यहाँ पे बनाई। और लेंथेनॉइड में भी आपके जो 14 तत्व थे और इसमें एक्टिनॉइड में भी 14 तत्व थे। ये इनका जो वर्ग था, जो आवर्त था, इनका आवर्त 6 और 7 यही था। मतलब यहाँ पर भी आवर्त था 6 और 7, यहाँ पर भी था। अब इनके क्या हुए थे, इनके जो 14 तत्व थे, इन 14 तत्वों के गुण थे वो समान थे। लेकिन यहाँ पे जो तत्व थे छठे और सातवें वर्ग जो आवर्त के, वो गुण इनके इनसे इनके गुण नहीं मिलते थे। लेकिन इनमें 14 तत्व थे वो गुण इनके समान थे। अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में देखते हैं। अब देखते हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी के जो नियम थे मोजले ने दिए थे, इसे आधुनिक आवर्त नियम या मोजले का आवर्त नियम भी कहते हैं। इन्होंने 1913 में दिया था हेनरी मोजले ने। इन्होंने ये कहा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक से आप समझ गए होंगे कि जैसे कि हाइड्रोजन है उसका 1, हीलियम 2, लिथियम 3, ये इनके परमाणु क्रमांक होते हैं, ये इनके आवर्ती फलन होते हैं। मतलब अब जैसे कि आवर्ती फलन होते हैं वैसे ही मतलब एक निश्चित संख्या के बाद में उनके जो रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म है वो रिपीट होते हैं। अब इन्होंने भी आवर्त जो 37 पंक्तियां थी उनको आवर्त का और उनकी संख्या 7 रखी। और लेकिन इन्होंने वर्ग की संख्या बढ़ा दी। वर्ग ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, उनको वर्ग कहते हैं और उनकी संख्या उन्होंने 18 कर दी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इन्होंने जो आवर्त दिए थे 7 आवर्त, उनके बारे में देखते हैं। जो पहला आवर्त था उनमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो भी देखते हैं। पहला आवर्त था, इसमें आपके 2 तत्व रहते हैं, 2 तत्व रहते हैं और इसको कहते हैं अति लघु, मतलब सबसे छोटा, अति लघु आवर्त, लघु आवर्त इसे कहते हैं सबसे छोटा। और जो दूसरा व तीसरा आवर्त था, दूसरा व तीसरा आवर्त, इसमें 8 तत्व रहते थे। 8 तत्व दोनों, दूसरे और तीसरे दोनों में 8 तत्व रहते थे। और चौथा व पांचवा आवर्त था,
चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व है, दोनों में 18-18 तत्व रहते थे। और फिर छठा और सातवां लास्ट, सातवां आवर्त, सातवां आवर्त, इसमें रहते थे 32-32 तत्व, 32-32 तत्व। और इसे अति दीर्घ आवर्त कहते थे, यह सबसे बड़ा आवर्त होता था। और छठे और सातवें आवर्त में ही आपके जो अभी हमने पहले पढ़ा था, जो लेंथेनाइड, लेंथेनॉइड था, जो नीचे से जो सारणी दे रखी है आपके आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें नीचे दो अलग से बॉक्स बनाए हुए हैं, उसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड थे। जो 32-32 तत्व थे उनमें से 14-14 तत्व, 14 तत्व इसमें और 14 तत्व इसमें, इन दोनों में रहते थे। तो ये सब समझ लिया हमने। अब इनके जो कोष भी होते हैं, जैसे कि ये चौथा और पांचवा आवर्त है, इसको कहते हैं संक्रमण तत्व, ये है संक्रमण तत्व। और ये डी कोष भी कहते हैं। ये आपके डी कोष आपके सिलेबस में है नहीं, 11th में है, ये डी कोष होता है, ठीक है। और इसमें जो एफ है, ये कोष है 5F, इसको कहते हैं 5F और इसको कहते हैं 6F, ये कहते हैं। और इसके बाद में देखो, इस पूरे को ही जो छठा और सातवां आवर्त है, इसको कहते हैं एफ कोष, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ धातुएं भी है जो आपके सारणी में, अभी हम देखेंगे कि सारणी में उप धातुएं कहाँ कहाँ होती है। जो उप धातुएं हैं वो आपके सात है। एक तो बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम और एक है आपके एंटीमनी। ये आपके जो 7 उप धातुएं हैं। ये जो बीच में लाइन रहती है आपके जो आवर्त सारणी में, अभी हम देखेंगे, जो बीच में ये उप धातु है, ये आपके धातु और अधातु इन दोनों को अलग करती है। इसके एक साइड धातु रहते हैं और एक साइड अधातु रहते हैं, और बीच में ये रहते हैं उप धातु। कभी कभी पूछ लेते हैं कि किसी दो उप धातु के नाम लिखो या फिर एक उप धातु के नाम लिखो, तो आप लिख सकते हैं। अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं। हाँ, अब देखो जो हमने अभी आवर्त पढ़े थे उनको देखते हैं। पहला आवर्त था आपको, उसमें 2 तत्व थे और इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। अति लघु आवर्त का मतलब होता है कि सबसे छोटा आवर्त, क्योंकि सबसे कम तत्व इसी के अंदर रहते हैं। दूसरा व तीसरा आवर्त, इन दोनों में 8-8 तत्व रहते हैं, ये हो गया। चौथा और पांचवा आवर्त, चौथे और पांचवें दोनों में आपके 18-18 तत्व रहते हैं और इसे डी कक्षक भी कहते हैं। ये डी कक्षक होता है, ठीक है। फिर छठा व सातवां, इसमें आपके 32-32 तत्व रहते हैं और अति दीर्घ आवर्त कहलाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तत्व आपके इसी में रहते हैं। और जो उप धातु पढ़ी थी हमने, वो उप धातु में जो है 7 है। ऐसे तो आंशिक उप धातु और भी होती है, 3-4 धातुएं और होती है उप धातुएं, वो देखो। तो पहले बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये धातुएं होती है। एक चीज ये भी इसमें आवर्त सारणी में आपके जो यूरेनियम तत्व है, उसके बाद के तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है, परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। और एक ही वर्ग, अब देखो वर्ग हमने देखा था, एक ही वर्ग जो स्तंभ थे वो उन्हें वर्ग, ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे उन्हें वर्ग कहते हैं। तो एक ही वर्ग के जो बाह्यतम कोष, एक ही वर्ग में जो तत्व थे उनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होते थे। इलेक्ट्रॉन विन्यास में आपके सिलेबस में कुछ ज्यादा है नहीं, इतना इलेक्ट्रॉन विन्यास है, उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होते थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो जो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, वो आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें आप ध्यान से देखो कि सबसे पहले जो आपके वर्ग है, पहला वर्ग है, पहले और दूसरे वर्ग को, जो आपके पहला वर्ग हाइड्रोजन से है और हाइड्रोजन के बाद में लिथियम
और बेरिलियम, ये वाला पहला और दूसरा वर्ग है, इसको कहते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक कहते हैं। और एस ब्लॉक को ही आपको क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। और फिर है आपके 3 से 12, 3 से 12 जो वर्ग हैं आपके, उनको कहते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। और फिर आपके हैं 13 से 18, 13 से 18 ये आपके हैं जो पी ब्लॉक है। अब पी ब्लॉक को निरूपक तत्व या फिर मुख्य तत्व भी कहते हैं। और उसके बाद में देखो ये जो नीचे दे रखे हैं आपके, एक अप ब्लॉक जो आपके एंटीनोड और लेंथेनाइड और एक्टिनोइड जो है उसमें, उसे कहते हैं एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक को 4F वे 5F भी कहते हैं और इन्हें अंत्य संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब देखो इनमें एक लाइन जा रही है बीच में आपके बोरोन से, जो आपके 13वां वर्ग है वहां से बीच में से लाइन जा रही है। ये जो लाइन जा रही है मतलब इनके जो भी टच हो रहे हैं वो सारे उपधातुएं होती है। और उपधातुओं के बाईं साइड आपके जो है धातुएं होती है और दाईं साइड होती है अधातुएं, ये चीजें होती है। आपको सारणी को पूरा याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके 10th तक आपके सिलेबस में मतलब आप 30 तक याद कर लेते हो, परमाणु क्रमांक 30 तक याद कर लेते हो तो आपके लिए वो थे जिंक तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।